हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी मास्टर पर सभी का स्वागत है। मैं विवराज बाकर आपके साथ लेके आ रहा हूँ 750 क्वेश्चंस की सीरीज। विज्ञान विषय के 750 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। वो ऐसे क्वेश्चन होंगे जो बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, या फिर ऐसे क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, विज्ञान के 750 क्वेश्चन आंसर आज हम इस वीडियो की सीरीज में शुरू करने वाले हैं। सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है दोस्तों, हम इतने सारे क्वेश्चन करके अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाएंगे। दोस्तों, 750 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं, अगर हम इतने सारे क्वेश्चन कर लेते हैं तो हमारी तैयारी और ही बेहतर हो जाती है। दोस्तों, अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए इन क्वेश्चन आंसर की सीरीज को पूरा देखना और साथ में इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने मित्रों के साथ, जितने भी व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप हैं, और साथ ही में अपनी तैयारी को अच्छे बनाने के लिए साथ में जुड़े भी रहना है। चलते हैं आज के दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आज का, फ्लोएम पादप में फ्लोएम उत्तरदायी होता है। दोस्तों, पादप के अंदर जो फ्लोएम होता है, तो पादप के अंदर फ्लोएम और जाइलम जो सवयन ऊतक होते हैं, उसमें फ्लोएम जो उसका क्या कार्य है, भोजन का वहन करना है या फिर जल का वहन करना है, ऑक्सीजन का वहन करना है, अम्लो अम्ल का वहन करना है। तो दोस्तों, फ्लोएम का कार्य भोजन का वहन करना, ये ऑप्शन हो जाता है। अगर हमसे पूछ लिया जाए जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है, दोस्तों जाइलम का पूछते तो हमारा हो जाता बी ऑप्शन, जल के वहन का। तो हमें यहाँ फ्लोएम पूछा है तो हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, मनुष्य में आमाशय एक तंत्र का भाग है। आमाशय किस तंत्र से संबंधित है? श्वसन से संबंधित बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये तो गलत है। पोषण, हाँ दोस्तों, पोषण आ रहा है, पोषण मतलब भोजन जो पाचन तंत्र से संबंधित है। दोस्तों, हमारा ब ऑप्शन राइट हो जाता है, ये जो पाचन तंत्र से संबंधित है या फिर पोषण से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, दोस्तों 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? एस्ट्रोजन, ये तो मादा हार्मोन है, मादा लैंगिक हार्मोन। थायरोक्सिन, ये भी मनुष्य का हार्मोन है। जिब्रेलिन, ये दोस्तों पादप हार्मोन है। इंसुलिन, ये मानव हार्मोन है। दोस्तों, हमारा स ऑप्शन राइट हो जाता है, जिब्रेलिन, जो कि एक ऐसा हार्मोन है, पादप हार्मोन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4, दोस्तों 4 नंबर प्रश्न क्या है, कोशिका विभाजन के लिए कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? दोस्तों, कोशिका विभाजन को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? टेस्टोस्टेरोन, बिल्कुल नहीं। साइटोकाइनिन, एब्सिलिक अम्ल, ऑक्सी अम्ल। दोस्तों, याद रखना, साइटोकाइनिन हार्मोन जो कि कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। हमारे यहाँ पर ब ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5, उत्तल लेंस के लिए वे बिंदु जिस पर आपतित किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती हैं। तो दोस्तों, आपको याद होगा, हमारा जो उत्तल लेंस होता है, इस उत्तल लेंस की कौन सा बिंदु होगा? दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं बीच को प्रकाशीय केंद्र मान लूँ तो यहाँ से प्रकाश की किरण आएगी तो ऐसे सीधी निकल जाएगी। तो दोस्तों, वे कौन सा भाग हो गया? ये प्रकाशीय केंद्र हो गया दोस्तों। क्या हो गया? प्रकाशिक केंद्र। तो दोस्तों, हमारे यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? स ऑप्शन। जब प्रकाश का केंद्र होता है वहां से प्रकाश की किरणें क्या निकल जाती हैं? सीधी निकल जाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती, जो भारत के अंदर विद्युत धारा बनती है वो कितने हर्ट्ज की होती है? उसकी क्या आवृत्ति है? 50 हर्ट्ज की होती है या फिर 60 हर्ट्ज की, 70 हर्ट्ज की, 80 हर्ट्ज की? दोस्तों, याद रखना, भारत के अंदर जो विद्युत धारा बनती है वो 50 हर्ट्ज की बनती है। तो हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7, तो दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं? दोस्तों, सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल से गुजरता हुआ हमारी पृथ्वी पर पहुंचता है तो बीच में किस रंग के प्रकाश की किरणों को ज़्यादा प्रकीर्णन करता है? क्योंकि दोस्तों, हम ऊपर देखते हमें क्या दिखाई देता है? आकाश दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है दोस्तों? आकाश दिखाई देता है। और वो आकाश किस कलर का होता है दोस्तों? आकाश होता है नीले कलर का। किस कलर का होता है? नीले कलर का। तो दोस्तों, समझ में जाहिर सी बात है, वो नीले रंग के प्रकाश की किरण का क्या करेगा? प्रकीर्णन करेगा। तो हमारे यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण है जिसकी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर? जिसकी फोकस दूरी क्या है? फोकस दूरी हमें पूछी है, वक्रता त्रिज्या हमें दे रखी। तो दोस्तों, फोकस दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला पता होगा, आर बराबर क्या होता है दोस्तों? 2f होता है। आर हमें दे रहा है कितना दोस्तों? यहाँ पर
32 हैं। एफ हमें ज्ञात करना है, तो दोस्तों एफ ज्ञात करना है तो 2 इधर आ जाएंगे इसके नीचे, तो फिर दोस्तों क्या आंसर आएगा आपको पता चल गया होगा 16 सेंटीमीटर। तो दोस्तों हमारे ऑप्शन राइट हो जाता है सी। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? सी। तो दोस्तों सी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, यदि कोई बिंब है उसका प्रतिबिंब का जो आवर्धन है वो क्या है दोस्तों? ऋणात्मक है, माइनस में आ रहा है, तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो दोस्तों याद रखना, किसी भी बिंब की प्रतिबिंब की अगर आवर्धन ऋणात्मक होता है तो वो कैसा होता है? वास्तविक होता है और उल्टा होता है। दोस्तों हमारे यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाता है, ए होगा दोस्तों। कौन सा होगा? ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10। तो 10 नंबर प्रश्न दोस्तों, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का वर्ताकार सीमा रेखा व्यास कहलाता है। तो दोस्तों गोलीय दर्पण, मान लो ये गोलीय दर्पण है, अवतल दर्पण, तो इसका ये जो दोस्तों देखना, ये गोलीय जो दर्पण है इसका जो ये वाला भाग है बीच का, इस भाग को हम क्या बोलते हैं? इसकी बीच को दूरी को क्या बोलते हैं? दोस्तों सभी को बताएं, गोलीय दर्पण का द्वारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण का द्वारक। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाता है, डी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11। नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? दोस्तों नरोरा विद्युत नाभिकीय संयंत्र किस राज्य में? राजस्थान में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में या फिर गुजरात के अंदर? दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन राइट होगा। नरोरा यूपी में है, उत्तर प्रदेश में, अतः उत्तर प्रदेश सी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? कौन सा बुझा हुआ चूना है? दोस्तों बिना बुझा तो किसको बोलते हैं? CaO को। जब मैं इसके साथ क्या मिला दूंगा? पानी। क्या मिला दूंगा दोस्तों? पानी, जल। जल मिलाने से क्या होगा? ये बन जाएगा CaOH2, CaOH2। तो दोस्तों ऐसा बन जाएगा था। अब पानी डालते बिना बुझा चूना क्या हो गया? बुझ गया। और इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा मिल रहा है? बी। दोस्तों हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाता है। CaO को हम बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना दोस्तों, और बिना बुझे चूने के अंदर पानी डालते ही वो बुझ जाता है, तो बन जाता है Ca, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13। Zn+CuSO4, ZnCuSO4 अभिक्रिया करके ZnSO4+Cu दी गई रासायनिक अभिक्रिया में किस प्रकार की है? संयोजन अभिक्रियाएं, वियोजन अभिक्रियाएं, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं या फिर वियोजन अभिक्रिया हैं? दोस्तों आप देख रहे हो इसके अंदर कि ये Zn जो कि पहले अकेला था और CuSO4 था, अभिक्रिया होने पर क्या हुआ कि ये Zn इस SO4 के साथ जुड़ चुका है और Cu अलग हो चुका है। दोस्तों क्या हो रहा है? विस्थापन हो रहा है। तो ये अभिक्रिया कैसी होगी? विस्थापन अभिक्रिया होगी। अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्वों को विस्थापित करता है, तो विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? दोस्तों दिए गए पदार्थों में से किस पदार्थ के अंदर ऑक्जेलिक अम्ल होता है? संतरा में, टमाटर में, सिरका में या फिर इमली में? दोस्तों सभी को बताएं टमाटर के अंदर होता है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16। एक्वा रेजिया, जिसको हम क्या बोलते हैं? रॉयल जल, किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है? दोस्तों ये किस अनुपात में होता है? तो दोस्तों ये होता है 3:1 में। दोस्तों याद रखना 3 अनुपात में होता है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है दोस्तों? सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और साथ में 1 अनुपात में होता है सांद्र क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल होता है। ये भवकता द्रव है जो कि प्लेटिनम व सोने जैसी धातुओं को पिघला देता है। आई बात समझ में? तो दोस्तों हमारे यहाँ पर 3:1 ऑप्शन राइट हो जाता है, जो कि सी है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16। आधुनिक अवस्था सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज आकार का क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है या इसमें कोई नहीं? दोस्तों ये हमारी अवस्था सारणी होती है। इस अवस्था सारणी में आप देखते होंगे यहाँ पर बहुत सारे क्या होते हैं? वर्ग होते हैं। तो हमको पूछ रहा है कि अगर हम बाईं ओर से दाईं ओर जाएं, बाईं ओर से दाईं ओर जाए, तो दोस्तों आपको पता है बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर
बाह्यतम कोषों की संख्या समान रहती है, जबकि बाह्यतम कोष के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण उसके अंदर आकर्षण बल बढ़ता है और जिससे परमाणु का साइज क्या है, घटता है। तो दोस्तों हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न है, नारू रोग जनक हैं। दोस्तों नारू रोग जनक हैं, जीवाणु का है, कृमि है, विषाणु है या फिर प्रोटोजोआ है। तो दोस्तों बी ऑप्शन याद रखना, कृमि होता है। नारू रोग क्या हो, किसकी वजह से होता है, कृमि की वजह से होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी होता है, रिकेट्स होता है, बांझपन होता है या फिर घेंगा होता है। दोस्तों सभी को बताएं आयोडीन की कमी से कौन सा होता है, घेंगा रोग होता है। कौन सा होता है दोस्तों, घेंगा रोग। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19, मानव में हृदय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मानव किस तंत्र का भाग है, मानव का हृदय है जो किस तंत्र से संबंधित है, पोषण से नहीं बिल्कुल दोस्तों, उत्सर्जन से ये भी नहीं, श्वसन से बिल्कुल नहीं, ये है परिसंचरण तंत्र से संबंधित। तो दोस्तों याद रखना, मानव हृदय परिसंचरण तंत्र से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20, सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है। दोस्तों जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, ऐसी क्रियाओं का मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रण करता है। दोस्तों याद रखना, मेडुला। कौन सा दोस्तों, मेडुला। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, मेडुला जो कि अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 21, एवटु ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। दोस्तों एवटु जो ग्रंथि है उसको थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है, सोडियम की, पोटेशियम की, आयोडीन की या फिर मैग्नीशियम की। तो दोस्तों याद रखना, आयोडीन की आवश्यकता होती है। सी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 22, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। दोस्तों विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, कूलाम है, वोल्ट है, एम्पियर है या फिर ओम है। तो दोस्तों विद्युत आवेश का आवेश हमेशा कूलाम में मापा जाता है, तो क्या हो जाएगा, कूलाम। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, कूलाम। ठीक है दोस्तों, विद्युत आवेश का ऐसे मात्रा क्या हो जाएगा, कूलाम। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 23, दोस्तों थोड़ा सा ध्यान देना, इस प्रश्न को समझना है। दिए गए परिपथ में बिंदु ए तथा बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध है। दोस्तों हमें पूछा है, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, इन दोनों के बीच में तुल्य प्रतिरोध क्या है। दोस्तों आप इसमें देखोगे, ये वाला प्रतिरोध और ये वाला प्रतिरोध, ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में, किस क्रम में दोस्तों, श्रेणी क्रम में। और आप सभी को बताएं, श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को हम क्या करते हैं, सिंपल सा जोड़ देता है, आर एस बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। दोस्तों ऐसे करेंगे तो हमारा ये प्रतिरोध और ये प्रतिरोध दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। कितने ओम हो जाएगा दोस्तों, 4 ओम। और 4 ओम होने पर अब ये प्रतिरोध एक बन जाएगा और एक प्रतिरोध बन के इस तरीके से जुड़ जाएगा और यहाँ हम लिख देंगे 4 ओम। अब दोस्तों आप देखोगे, ये वाला और ये वाला दोनों आपस में समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में दोनों 4-4 ओम में। तो दोस्तों समांतर क्रम का एक फॉर्मूला पड़ा होगा, गुणनफल बट्टा योगफल। दोस्तों गुणनफल 4 गुणा 4 और योगफल 4 प्लस 4। अगर दो प्रतिरोध हो किसमें, समांतर क्रम में, ठीक है ना दोस्तों, ज़्यादा नहीं, 2, तो 4 गुणा 4 कितने हो गए दोस्तों, 16 हो गए, और 4 प्लस 4 कितने हो गए, 8। इन दोनों का भाग देते तो कितना आता है दोस्तों, 2 ओम। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाता है। कौन सा दोस्तों, ए ऑप्शन राइट हो जाता है, 2 ओम आएगा। कौन सा दोस्तों, 2 ओम आएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ में क्रिस्टलन जल उपस्थित नहीं है। दोस्तों ऐसे कौन सा यौगिक का नाम है जिसके अंदर क्रिस्टलन जल नहीं होता है, धोने का सोडा, जिप्सम, बेकिंग सोडा या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस। दोस्तों याद रखना, बेकिंग सोडा के अंदर क्रिस्टलन जल नहीं होता है। सी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 25, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। दोस्तों विद्युत धारा किस युक्ति से उत्पन्न की जाती है, विद्युत मोटर से, बिल्कुल नहीं दोस्तों, विद्युत जनित्र, एमीटर या फिर गैल्वेनोमीटर। दोस्तों विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति का नाम है विद्युत जनित्र। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 26, परावर्तन के नियम लागू होते हैं। दोस्तों परावर्तन के नियम कहाँ पर लागू होते हैं, केवल समतल दर्पण के लिए, केवल उत्तल दर्पण के लिए या केवल अवतल दर्पण के लिए या फिर उपरोक्त सभी के लिए।
दोस्तों परावर्तन के नियम तो सभी के लिए लागू होते हैं, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 27। दिए गए चित्र अनुसार संलग्न अभिक्रिया में निकलने वाली गैस एक्स को पहचानिए। तो दोस्तों ये एक्स गैस कौन सी है? दोस्तों ध्यान से देखना, ये जो है इसके अंदर H2SO4 डाला गया है और साथ में नीचे दानेदार जस्ता डाला गया है। दोस्तों साथ में क्या है? जिंक धातु है और साथ में अम्ल है। क्या है? अम्ल। तो धातु है अम्ल की अभिक्रिया होती है। तो जो ये गैस निकल रही है ऊपर, इस गैस एक्स का नाम क्या है? तो दोस्तों एक्स का नाम हाइड्रोजन गैस है और हाइड्रोजन कौन सी है? सी ऑप्शन। दोस्तों हमारे यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 28। एक तत्व क्यू जो कि मुलायम है। क्या है दोस्तों? मुलायम है और चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तत्व ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। निम्नलिखित में से तत्व हैं। दोस्तों ऐसा कौन सा तत्व है जो चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, जल के साथ, वायु के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है? तो सभी को पता है दोस्तों, पोटेशियम। क्या दोस्तों? पोटेशियम। और ये क्या है? सोडियम भी है। दोस्तों याद रखना, ए ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 29। साग सब्जियों का विघटित होकर जो कंपोस्ट खाद बनती है, उसमें जो अभिक्रिया होती है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? उष्मा शोषी, उष्मा संवेदी, उष्मा सेपी या फिर उष्मा रोधी? दोस्तों उष्मा सेपी होती हैं। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जब सब्जियां विघटित होती हैं, कंपोस्ट खाद बनती हैं, तो सभी को बताएं गर्म होती हैं, तो उष्मा निकल रही है, तो निकलने वाली उष्मा को बोलते हैं उष्मा सेपी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 30। अभिक्रिया के तीर का निशान किस ओर संकेत करता है? दोस्तों कोई भी अभिक्रिया होती है तो आप देखते होंगे हम इस प्रकार से तीर लगाते हैं। तो जो ये तीर हैं किसकी ओर संकेत कर रहा है? दोस्तों सभी को बताएं किसकी ओर कर रहा है? उत्पाद की ओर। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो दोस्तों रक्त का पीएच मान होता है। दोस्तों रक्त का पीएच का मान कितना होता है? 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है या फिर 7.4 होता है। दोस्तों रक्त हल्का सारी होता है। क्या होता है? हल्का सारी होता है। रक्त हल्का सारी होता है। और सार किस में? दोस्तों 7 से अधिक पीएच होगी, तो 7 से अधिक किसकी है? डी की। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 32। हमारे उदर में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? दोस्तों हमारे उदर में नहीं, हमारे आमाशय के अंदर, पेट के अंदर पूछ रहे हैं, तो कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? दोस्तों H2SO4, HNO3 या फिर HCl, ठीक है, या फिर NaOH। तो दोस्तों सभी को बताया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है और जिसकी पीएच भी बहुत कम होती है। कितनी होती है दोस्तों? पीएच होती है 2 से 3 के बीच, तो बहुत ही अधिक सांद्र अम्ल होता है। दोस्तों हमारे यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 33। सीसा तथा टिन की मिश्र धातु को कहते हैं। दोस्तों सीसा तथा टिन से बने मिश्र धातु को क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं, सोल्डर कहते हैं, कांसा कहते हैं या फिर इसमें से कोई नहीं? दोस्तों सभी को पता है सीसा तथा टिन के मिलने से क्या बनता है? सोल्डर बनता है, जिसको हम वेल्डिंग के अंदर काम लेते हैं। तो हमारे यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 34। कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? ऐसी कौन सी धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है? दोस्तों धातु नहीं, यहाँ पर ए धातु है। क्या दोस्तों? ए धातु। याद रखना दोस्तों, यहाँ पर ए धातु होगा, ए लगा लो, ठीक है ना दोस्तों। ऐसी कौन सी ए धातुएं जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है? कार्बन है, ब्रोमीन है, फॉस्फोरस है या फिर सल्फर है? दोस्तों ब्रोमीन है। कौन है दोस्तों? ब्रोमीन ए धातु है। दोस्तों याद रखना, ये ए धातु पूछा है, ठीक है ना। तो कौन सी ए धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है? बी ऑप्शन ब्रोमीन है। दोस्तों कौन सी है? ब्रोमीन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 35। पृथ्वी की भूप्रपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाली धातु? तो दोस्तों पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत में कौन सी धातु अधिक मात्रा में मिलती है? आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम या फिर मरकरी? तो दोस्तों सभी को बताएं पृथ्वी की भूप्रपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में एल्यूमिनियम धातु मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 36। यशद लेपन में किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? दोस्तों जो यशद लेपन किया जाता है उसमें किस धातु की परत चढ़ाई जाती है?
तांबा की, एल्यूमिनियम की, जस्ते की या फिर चांदी की। दोस्तों जसत लेपन में जस्ता की परत चढ़ाई जाती है। जिंक तथा एक और भी है दोस्तों, कौन है, क्रोमियम, ठीक है ना दोस्तों, क्रोमियम की भी परत चढ़ाई जाती है। तो ये दोनों धातुएं, यहाँ पर सी ऑप्शन दिया है तो जस्ता हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 37। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर क्या बनाता है। दोस्तों अगर कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए जाए तो क्या बनाता है दोस्तों, दूसरे से लेता है तो इसके ऊपर क्या है, ऋण आयन लग जाएगा। क्या लग जाएगा दोस्तों, ऋण आयन लग जाएगा। तो दोस्तों क्या बनाएगा, आप सभी को बताएं, ऋण आयन बनेगा। क्या बनेगा, अगर लेता है तो ऋण आयन बनेगा। अगर 4 कार्बन किसी को दे देता है, 4 कार्बन, तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो क्या बन जाएगा, धन आयन बन जाएगा। अगर लेता है तो क्या बनेगा, ऋण आयन। ए ऑप्शन राइट हो जाता है दोस्तों हमारे इस प्रश्न में, क्या हो जाता है, ए ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 38। आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है दोस्तों, समूह यानी वर्ग। तो आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर इस प्रकार से खड़े कितने वर्ग होते हैं दोस्तों, सभी को पता है कितने होते हैं, 18 होते हैं। कितने दोस्तों, 18। और 18 किस में मिल रहा है, बी में। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 39। मेंडलीव की आवर्त सारणी में 37 पंक्तियों की क्या कहा गया है। तो दोस्तों मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उसमें 37 पंक्तियों को क्या कहा गया है। तो ऐसी पंक्तियों को मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो है उसको क्या बोला गया है दोस्तों, आवर्त बोला गया है। क्या बोला गया है, आवर्त। दोस्तों हमारे यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाता है, आवर्त कहते हैं। मेंडलीव ने आवर्त बोला है 37 पंक्तियों को। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 40। आधुनिक आवर्त सारणी को किसने विकसित किया है। दोस्तों जो हम अभी आवर्त सारणी पढ़ रहे हैं उसको किसने बनाया है, लोथरमेयर ने, नील बोर ने, मेंडलीव ने या फिर मोजले ने। दोस्तों सभी को बताएं आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई है, मोजले ने बनाई है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 41। मेंडलीव का आवर्त नियम आधारित है। दोस्तों मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है, किस चीज पर आधारित है मेंडलीव की आवर्त सारणी, संयोजकता के आधार पर, परमाणु भार के आधार पर, परमाणु क्रमांक के आधार पर या फिर परमाणु आयतन के आधार पर। दोस्तों सभी को पता होना चाहिए मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु भार पर आधारित है, इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा बी। कौन सा दोस्तों, बी ऑप्शन राइट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 42। निम्नलिखित में से स्वपोषी है। दोस्तों स्वपोषी जो अपना भोजन क्या बना लेता है, खुद बना लेता है। मनुष्य बिल्कुल नहीं, फफूंद, हरे शैवाल या फिर अमरवेल। दोस्तों मनुष्य भी नहीं बनाता है, फफूंद भी नहीं बनाती है, अमरवेल भी नहीं बनाती। कौन बचा पीछे, हरा शैवाल। हरा शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन खुद बनाता है। तो स्वपोषी कौन हो गया, हरा शैवाल, सी ऑप्शन राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 43। प्रकाश संश्लेषण में पौधा द्वारा निकाली गई ऑक्सीजन आती है। दोस्तों जब पौधा प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया देता है तो क्या छोड़ता है, ऑक्सीजन। तो वो ऑक्सीजन किससे निकल के आती है, CO2 से निकल के आती हैं, जल से निकल के आती हैं, ग्लूकोज से निकल के आती हैं या फिर ATP से निकल के आती है। दोस्तों वे निकल के आती हैं किससे, जल से। किससे दोस्तों, जल से। तो हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 44। रुधिर से मूत्र का पृथक्करण होता है। दोस्तों हमारे रुधिर के अंदर जो मूत्र है, जो अपशिष्ट पदार्थ मिले होते हैं उसको पृथक्करण के लिए कौन जिम्मेदार है, यकृत में से बिल्कुल नहीं, वृक्क में, आमाशय में या फिर मूत्राशय में। दोस्तों आप सभी को बताएं किससे होगा, वृक्क में। ये किडनी है, यही हमारे रक्त का फिल्ट्रेशन करती है। दोस्तों बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 45। मनुष्य के रुधिर में पाया जाने वाला श्वसन वर्णक है। दोस्तों हमारे रुधिर के अंदर जो श्वसन वर्णक पाया जाता है उसका क्या नाम है, हीमोसाइनिन, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन या फिर जेंटोफिल। दोस्तों हीमोग्लोबिन तथा ऑक्सीजन की बंधुता बहुत अधिक होती है। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। श्वसन वर्णक जो हमारे श्वसन वर्णक क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को लेके कौन जाता है, हीमोग्लोबिन लेके जाता है। तो हीमोग्लोबिन को हम क्या बोल रहे हैं, श्वसन वर्णक। तो हमारे यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 46। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो दिए गए ऑप्शन में से मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेडुला ओब्लोगेटा या फिर इसमें से कोई नहीं। दोस्तों मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, कौन सा भाग होता है, ए प्रमस्तिष्क। कौन सा दोस्तों, प्रमस्तिष्क मनुष्य का सबसे बड़ा भाग है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 47। अग्नाशय से स्रावित हार्मोन है। दोस्तों हमारे अग्नाशय जो ग्रंथि हैं
उस ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कौन सा? वृद्धि हार्मोन है, थायरोक्सिन हार्मोन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन है या फिर इंसुलिन हार्मोन है। दोस्तों सभी को बताएं कौन सा हार्मोन निकलता है? इंसुलिन निकलता है। और इंसुलिन की कमी हो जाती है कौन सा रोग होता है? डायबिटीज। तो हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्न में से नर हार्मोन है। दोस्तों नर हार्मोन कौन सा है जो नर से निकलता है? एड्रिनलिन, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन। दोस्तों इसमें आएगा नर लैंगिक हार्मोन, ठीक है ना दोस्तों। ये सिर्फ सारे नर हार्मोन है। नर लैंगिक हार्मोन कौन सा है दोस्तों, ठीक है ना। तो नर लैंगिक हार्मोन या नर जनन हार्मोन, ठीक है ना दोस्तों। नर लैंगिक हार्मोन या फिर नर जनन हार्मोन दोस्तों वो होगा टेस्टोस्टेरोन। क्या होगा दोस्तों? टेस्टोस्टेरोन। तो हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 49। अमीबा में जनन की अलैंगिक विधि है। दोस्तों अमीबा किस विधि, कौन सी अलैंगिक विधि इसके द्वारा जनन करता है? अमीबा होता है क्या है? इस प्रकार का अमीबा होता है, धीरे धीरे क्या होता है, दो भागों के अंदर बढ़ जाता है। तो क्या हुआ? खंडन हुआ। क्या हुआ दोस्तों? खंडन। तो विखंडन होता है, बहुखंडन होता है, ए और बी दोनों होते हैं या फिर डी होता है। दोस्तों इसके अंदर ऑप्शन हो जाएगा, ऐसे तो खंडन होता है, बहुखंडन भी हो सकता है दोस्तों। ए और बी दोनों हम सी ऑप्शन राइट कर देते हैं दोस्तों। इसके अंदर सी होगा, ठीक है ना दोस्तों। ऐसे द्विखंडन होता है लेकिन इसके अंदर बहुविखंडन बोलना है तो विखंडन होता है वैसे तो इसके अंदर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50। ब्रायोफिल्म में कायिक जनन भाग है दोस्तों। ब्रायोफिल्म में क्या होता है? जड़ से होता है, कंद से होता है, तने से होता है या फिर पत्ती से होता है। दोस्तों सभी को पता है ब्रायोफिल्म में किससे होता है? पत्ती से। आप सभी देखते होंगे इस प्रकार की पत्ती होती है, इस प्रकार की पत्ती से साइडसिका निकल आते हैं, नई कलिकाएं निकल आती हैं। इस प्रकार जनन को हम क्या बोलते हैं? इस प्रकार के जनन को हम मुकुलन कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 51। एक लिंगी पुष्प पाए जाते हैं। एक लिंगी पुष्प किस में पाए जाते हैं? सरसों में पाए जाते हैं, गुड़हल में पाए जाते हैं, तरबूज में पाए जाते हैं या फिर अमरूद में पाए जाते हैं। दोस्तों याद रखना तरबूज में पाए जाते हैं। हमारे यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 52। प्रश्न नंबर दोस्तों 52। पराग कणों का निर्माण होता है। पराग कणों का निर्माण होता है, पराग कोश में होता है, भ्रूण कोश में होता है, भ्रूण पोष में होता है या पुष्पासन में होता है। दोस्तों पराग कणों का निर्माण पराग कोश में होता है। ए ऑप्शन राइट हो जाता है। पराग कणों का निर्माण कहाँ होता है? पराग कोश में होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 53। मादा मानव में निषेचन कहाँ होता है? दोस्तों मादा मानव में निषेचन कहाँ होता है? गर्भाशय में निषेचन होता है, अंडाशय में होता है, योनि में होता है या फिर फैलोपियन ट्यूब में या फैलोपियन नलिका के अंदर होता है। दोस्तों याद रखना निषेचन फैलोपियन नलिका में होता है या फिर अंडवाहिनी कहते हैं हिंदी में। तो दोस्तों डी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 54। जैव विकास का प्रमाण हो सकता है। जैव विकास का क्या प्रमाण हो सकता है दोस्तों? अवजीवाश्म होता है, अवशेषी अंग होता है, समवर्ती अंग होता है या उपरोक्त सभी। दोस्तों जैव विकास का प्रमाण उपरोक्त सभी हैं। ये सारे अंग जैव विकास को दर्शाते हैं। दोस्तों हमारे यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 55। जैव विकास के सिद्धांत का मुख्य संबंध है। जैव विकास के सिद्धांत का मुख्य संबंध किससे है? स्वतः उत्पादन से, वातावरण की स्थिति से, विशिष्ट सृष्टि से, धीरे धीरे होने वाले परिवर्तन से। दोस्तों जैव विकास धीरे धीरे परिवर्तन होते हैं तो डी ऑप्शन राइट हो जाता है। 55 नंबर प्रश्न में डी ऑप्शन राइट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 56। पर्यावरणीय विभिन्नता समावेशित होती है। दोस्तों पर्यावरणीय विभिन्नता किस में समावेशित होती है? डीएनए में होती है, आरएनए में होती है, प्रोटीन्स में होती है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखना ये पर्यावरणीय विभिन्नताएं आरएनए में समावेशित होती हैं। बी ऑप्शन राइट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 57। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। दोस्तों प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है? निर्वात में होता है, जल में होता है, वायु में होता है या फिर कांच में होता है। दोस्तों प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है? दोस्तों याद रखना प्रकाश का वेग न्यूनतम जल में होता है। हमारे यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 58। साधारण दर्पण में परावर्तित होकर कौन सा प्रतिबिंब बनता है? दोस्तों साधारण दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो किस प्रकार का होता है? वास्तविक होता है, आभासी होता है या वास्तविक आभासी दोनों होते हैं या फिर इसमें से कोई नहीं। दोस्तों याद रखना जो साधारण दर्पण में जो परिवर्तन हो गया जो बनता है प्रतिबिंब वो आभासी होता है। कैसा होता है दोस्तों?
आभासी होता है। बी ऑप्शन राइट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 59। एक मानव नेत्र का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्रफल होता है। दोस्तों एक नेत्र का पूछ रहे हैं मानव की एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टिफल कितना होता है। तो दोस्तों याद रखना 150 डिग्री, 120, 200 डिग्री या फिर 180। दोस्तों याद रखना एक नेत्र का पूछ रहे हैं तो 150 होगा, ए ऑप्शन राइट। अगर दोनों नेत्रों का मिला के पूछ ले तो दोस्तों डी ऑप्शन राइट हो जाएगा 180। तो यहाँ पर हमें एक नेत्र का पूछा है तो यहाँ पर 150 होगा, ए ऑप्शन राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 60। नेत्रदान मृत्यु के कितने घंटे के भीतर हो जाना चाहिए। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति नेत्रदान देना चाहता है तो कितने घंटे के भीतर दे सकता है। 2 से 3 घंटे के बीच, 4 से 6 घंटे के बीच, या फिर 6 से 10 घंटे में, या फिर 1 घंटे में। दोस्तों याद रखना कितना, 4 से 6 घंटों के बीच नेत्रदान कर सकता है। तो बी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 61। सूर्य जब उदय होते, सूर्य उदय व सूर्य अस्त के समय सूर्य दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है। पीला, लाल, नीला या फिर काला। दोस्तों याद रखना सूर्य उदय या सूर्य अस्त होते समय सूर्य कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है दोस्तों, कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 62। आंख के किस रंग के लिए अधिक सुगराई, हमारी आंख किस रंग के लिए अधिक सुगराई है वह दोस्तों। लाल रंग के लिए, गुलाबी रंग के लिए, हरा रंग के लिए या फिर पीला रंग के लिए। दोस्तों याद रखना हमारी आंख हरे रंग के लिए अधिक सुगराई है। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 63। स्वस्थ आहार के लिए दूर, स्वस्थ आंख के लिए, देखो दोस्तों सॉरी यहाँ पर एक गलती हुई बहुत बड़ी, आहार नहीं है यहाँ, स्वस्थ आंख। क्या है दोस्तों, स्वस्थ आंख। यहाँ आपके हो जाएगा स्वस्थ आंख, ठीक है ना दोस्तों। तो स्वस्थ आंख के लिए दूर स्थित बिंदु है, स्वस्थ आंख के लिए दूर स्थित बिंदु है 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 1 मीटर या फिर अनंत पर। दोस्तों एक स्वस्थ आंख के लिए दूरतम बिंदु हमेशा अनंत पर होता है। कैसे पर होता है, अनंत पर होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर पूछ लिया जाए एक स्वस्थ आंख का निकटतम बिंदु कितना होता है तो हमारा ए ऑप्शन राइट होता है 25 सेंटीमीटर। तो हमें दूरतम बिंदु पूछा है तो अनंत पर होगा दोस्तों, हमारे यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 64। प्रतिरोध का मात्रक है। दोस्तों प्रतिरोध का क्या मात्रक है, एम्पियर है, ओम है, ओम मीटर है या फिर वाट है। दोस्तों प्रतिरोध का तो मात्रक ओम होता है। क्या होता है दोस्तों, ओम। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाता है। यदि पूछता प्रतिरोधकता का क्या मात्रक है तो ओम मीटर हो जाता, लेकिन यहाँ प्रतिरोध पूछा है तो ओम होगा, प्रतिरोधकता पूछता तो ओम मीटर होता। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 65। विभवांतर मापने वाला यंत्र कहलाता है। दोस्तों विभवांतर किससे मापा जाता है, एमीटर से, वोल्ट मीटर से, गैल्वेनोमीटर से या विद्युत मीटर से। दोस्तों विभवांतर हमेशा वोल्ट मीटर से मापा जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 67। कार्य करने की दर को कहते हैं। दोस्तों कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, विभवांतर कहते हैं, ताप कहते हैं, विभव कहते हैं। दोस्तों ये तीनों तो गलत हो जाते हैं। कार्य करने की दर को हमेशा क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। ए ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 67। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। जब लघु पतन होता है तो उस समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है या फिर निरंतर परिवर्तित होता है। दोस्तों जब विद्युत धारा के अंदर लघु पतन होता है परिपथ के अंदर तो धारा का मान अचानक बढ़ जाता है। तो सी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 68। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो दोस्तों विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं, गैल्वेनोमीटर कहते हैं या फिर एमीटर कहते हैं या मोटर कहते हैं। दोस्तों सभी को पता होगा जो विद्युत धारा उत्पन्न होती है वो किससे होती है, जनित्र से। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 69। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है दोस्तों, सरल होती हैं, वक्र होती हैं, त्रिभुजाकार होती हैं या बंद वक्र होती हैं। दोस्तों याद रखना बंद वक्र होती हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र के हमेशा कैसा बनाती है, बंद वक्र बनाती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 70। किस उपकरण द्वारा किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित की जाती है। दोस्तों अगर किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा है या नहीं इसकी जांच किस उपकरण से की जाती है, वोल्ट मीटर से,
एमीटर से, गैल्वेनोमीटर से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा को संसूचित करता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 71। प्रश्न नंबर 71 दोस्तों, प्रश्न नंबर 71 क्या है कि विद्युत धारावाही तार किस तरह व्यवहार करता है। एक विद्युत धारावाही तार किसकी तरह व्यवहार करता है? चुंबक की तरह करता है, विद्युत की तरह करता है, लोहे की तरह करता है, या प्रतिरोध की तरह व्यवहार करता है? विद्युत धारावाही तार किस तरह व्यवहार करता है दोस्तों? एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह? चुंबक की तरह। उसके अंदर विद्युत धारा बहेगी तो उसके अंदर कौन सा गुण उत्पन्न हो जाएगा? चुंबकीय गुण। तो गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा के चुंबकीय गुण के कारण संसूचित करता है, तो एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है। दोस्तों यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न नंबर 72। फ्यूज तार का गलनांक होता है। फ्यूज तार का गलनांक कम होता है, अधिक होता है, ना कम ना अधिक होता है, या कुछ भी हो सकता है। दोस्तों फ्यूज तार का तो गलनांक कम होना चाहिए, नहीं तो फ्यूज कैसे परिपथ को तोड़ेगा? तो कम होता है, तो यहाँ ए ऑप्शन राइट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? लकड़ी, गोबर गैस, नाभिक की ऊर्जा, या फिर कोयला। दोस्तों लकड़ी भी जैव मात्रा का है, गोबर भी है, कोयला भी है, नाभिक के वाला नहीं है। तो दोस्तों नाभिक की ऊर्जा नहीं है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 74। थोड़ा सा बड़ा है दोस्तों, ध्यान से सुनना। प्रश्न नंबर 74 क्या बोले? जितनी ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं, जितनी ऊर्जा स्रोतों को हम उपयोग में लाते हैं, उसमें से अधिक का सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। कौन करते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अनंत सौर ऊर्जा उत्पन्न होती है? अनंत सौर ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है? बहुत ज्यादा ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है? भूतापीय ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से, जैव मात्रा से, या फिर नाभिक की ऊर्जा से। दोस्तों अनंत ऊर्जा यदि बहुत सारी ऊर्जा ज्यादा अधिक मात्रा में ऊर्जा तो नाभिक की ऊर्जा से उत्पन्न होती है, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 75। प्राकृतिक रूप में ठोस ईंधन है। प्राकृतिक रूप से ठोस ईंधन। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं जो इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा में बहुत आने योग्य है। तो कोक है, कोयला है, सीएनजी है, या फिर एलपीजी है। दोस्तों याद रखना ठोस ईंधन कोयला है। तो ये कोई प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा लगता है ये परीक्षा में आई गई। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 76। ऊर्जा का वास्तविक एकमात्र स्रोत है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है? सबसे अधिक ऊर्जा किससे, कुल मिलाकर ऊर्जा प्राप्त किससे होती है? सूर्य से, यूरेनियम से, जीवाश्म ईंधन से, या फिर जल से। दोस्तों यहाँ पर सूर्य ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य होता है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 75। परमाणु संयंत्रों में प्रयुक्त ईंधन है। दोस्तों परमाणु संयंत्र होते हैं, उसके अंदर कौन से ईंधन को प्रयुक्त करते हैं? जल को प्रयुक्त करते हैं, प्लूटोनियम को करते हैं, बायोगैस को करते हैं, जीवाश्म ईंधन को करते हैं। दोस्तों ये बाकी सारे अलग है। प्लूटोनियम एक प्रकार का पदार्थ है, इसका उपयोग परमाणु संयंत्रों में करते हैं। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 78। बायोगैस में उपस्थित मीथेन का प्रतिशत है। दोस्तों बायोगैस के अंदर मीथेन कितने प्रतिशत गैस होती है? 25%, 50%, 75%, या फिर 100%। दोस्तों याद रखना मीथेन गैस 75% होती है। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 79। निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ हैं? इस चारों ऑप्शन में से किस समूह के अंदर केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ उपस्थित है? घास, पुष्प, चमड़ा। हाँ दोस्तों ये सारे के सारे जैव निम्नीकरण है। लकड़ी, घास, लकड़ी, प्लास्टिक। दोस्तों प्लास्टिक जैव निम्नीकरण नहीं है, ये गलत हो जाता है। फलों के छिलके, केक, नींबू का रस, ये तो जैव निम्नीकरण है दोस्तों। केक, लकड़ी, घास, ये भी जैव निम्नीकरण है। दोस्तों हमारे यहाँ पर एक ऑप्शन गलत हो जाता है। ए ऑप्शन भी राइट है, यहाँ पर सी ऑप्शन भी राइट है, यहाँ पर डी ऑप्शन भी राइट है। तो प्रश्न क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? निम्नीकरणीय पदार्थ पूछा है, तो ये दोस्तों ए भी राइट है, सी भी राइट है, डी भी राइट है। लेकिन यहाँ पूछता अनिम्नीकरणीय पदार्थ, जैव अनिम्नीकरण पदार्थ पूछता, तो यहाँ पर हमारा केवल बी राइट होता। तो दोस्तों जैव निम्नीकरण पूछा है तो यहाँ पर ए भी राइट है, सी भी राइट है, और डी भी राइट है। अगर जैव अनिम्नीकरण पूछता तो हमारा बी राइट होता। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 80। सबसे बड़ा पारितंत्र है रेगिस्तान का, महासागर का, वन का, या फिर झील का? दोस्तों सबसे बड़ा पारितंत्र महासागर का होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 81।
किसी पारितंत्र के घटक हैं, किसी पारितंत्र के क्या घटक, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, ये सभी। दोस्तों कोई भी पारितंत्र ये सारे घटक होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 82। ऊर्जा का पिरामिड होता है, सदैव सीधा होता है, सदैव उल्टा होता है, उल्टा व सीधा कोई भी हो सकता है, या इसमें से कोई नहीं। दोस्तों याद रखना, ऊर्जा के पिरामिड सदैव क्या होते हैं, सीधे होते हैं। यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 83। मानव की आंत में कौन सा जीवाणु होता है जो गंगा जल को दूषित करता है। दोस्तों एक ऐसा जीवाणु जो मानव की आंत में पाया जाता है, लेकिन जो गंगा जल में भी पाया जाता है, जो उसको क्या करता है, दूषित करता है। तो कौन सा है, राइजोबियम बिल्कुल नहीं, कोलीफॉर्म है, फीताकृमि है, या फिर प्लाज्मोडियम। दोस्तों ये कोलीफॉर्म जीवाणु है जो मानव की आंत में पाया जाता है, और जब ये गंगा नदी के जल में पाया जाता है उसको क्या करता है, दूषित करता है। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 84। भारत में जल संग्रहण की पुरानी पद्धति है। तो दोस्तों भारत में जल संग्रहण की पुरानी पद्धति कौन सी, खादीन व कुल्ले हैं, बंदा रस व ताल हैं, आहार व पाइन है, या उपरोक्त सभी। दोस्तों ये सारी पुरानी विद्याएं, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 85। सदा सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है। दोस्तों सदा सरोवर बांध किस नदी पर बना है, नर्मदा नदी पर, गंगा नदी पर, तावा नदी पर, या फिर यमुना नदी पर। दोस्तों सदा सरोवर बांध किस नदी पर बना है, नर्मदा नदी पर बना हुआ है। अगर टिहरी बांध पूछता तो कहाँ पर बना होता, गंगा नदी पर। तो यहाँ सरदार सरोवर बांध का नर्मदा नदी पर बना हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 86। प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त होता है। दोस्तों प्राकृतिक संसाधनों से क्या प्राप्त होता है, भोजन, सीमेंट, पत्थर, ये सभी। दोस्तों प्राकृतिक संसाधनों तो ये सभी प्राप्त होते हैं ना दोस्तों, भोजन भी प्राकृतिक संसाधन है, सीमेंट, पत्थर, ये सारे। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, 87। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। दोस्तों विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, जूल है, वाट है, एम्पियर है, या फिर वोल्ट है। दोस्तों विद्युत शक्ति का मात्रक हमेशा वाट होता है। बी ऑप्शन, हम सारे ऊपर लेके आते वाट देखते हैं, ठीक है ना दोस्तों, इसी की शक्ति देखते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 88। स्वस्थ नेत्र किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों एक स्वस्थ नेत्र है जो किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, तो उसमें प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, दृष्टिपटल पर बनेगा, दृष्टिपटल के सामने बनेगा, दृष्टिपटल के पीछे बनेगा, इसमें से कोई निश्चित नहीं है। दोस्तों हमेशा अगर स्वस्थ नेत्र पर है तो दृष्टिपटल पर ही बनेगा। तो दोस्तों ए ऑप्शन राइट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 89। निम्न में से कौन सा नवीनीकरण ये संसाधन है। दोस्तों ऐसा कौन सा संसाधन है जो नवीनीकरणीय, प्राकृतिक गैस बिल्कुल नहीं, ये नवीनीकरणीय, कोयला ये भी है नवीनीकरणीय, पेट्रोल ये भी है नवीनीकरणीय, सौर ऊर्जा, हाँ दोस्तों डी ऑप्शन राइट हो जाता है। सौर ऊर्जा है जो कि एक नवीनीकरणीय संसाधन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 90। निम्न में से उत्कृष्ट गैस है। दोस्तों उत्कृष्ट गैस कौन सी है, ऑक्सीजन है, हीलियम है, या फिर हाइड्रोजन है, या फिर CO2 है। दोस्तों उत्कृष्ट गैस कौन सी होती है, जो अंतिम समूह 18 में आती है, अंतिम समूह 18 में आती है। 18 में कौन आती है, हीलियम। तो यहाँ हीलियम ये राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों अपना बी ऑप्शन राइट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 91। कौन से वैज्ञानिक को आनुवंशिकता का जनक कहते हैं। कौन से वैज्ञानिक को दोस्तों आनुवंशिकता का जनक कहते हैं, बेटसन को, मेंडल को, मार्गन को, या मेंडलिप को। दोस्तों याद रखना, हमने अभी भी पाठ के अंदर आनुवंशिकता वाले में पढ़ा है, मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहते हैं। बी ऑप्शन राइट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 92। निम्न में से किस रसायन का उपयोग फोटोग्राफी में होता है। दोस्तों फोटोग्राफी की जाती है तो उसमें किस प्रकार के रसायन का उपयोग होता है, सिल्वर ब्रोमाइड, सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, या बेकिंग सोडा। दोस्तों याद रखना, सिल्वर ब्रोमाइड का हमारा फोटोग्राफी में उपयोग होता है। बी ए ऑप्शन राइट हो जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 98। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है, इंसुलिन बिल्कुल नहीं, ये तो मनुष्य का हार्मोन है, थायरोक्सिन ये भी मनुष्य का हार्मोन है, एस्ट्रोजन ये भी मनुष्य का हार्मोन, ऑक्सिन। दोस्तों डी ऑप्शन राइट हो जाता है, डी ऑप्शन राइट हो जाता है, ये पादप हार्मोन है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 94। किस प्राकृतिक घटना के कारण पानी में रखी छड़ मुड़ी दिखती है। दोस्तों जब हम कोई पानी की भरी कोई बाल्टी है, उसके अंदर कोई पेंसिल डालते हैं, बाहर से तो हमें सीधी दिखती हैं, लेकिन अंदर हमें थोड़ी क्या दिखती हैं, ऊपर उठी हुई दिखती हैं, टेढ़ी दिखती हैं।
तो ये किस घटना के कारण होता है दोस्तों? प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, विक्षेपण के कारण या अपवर्तन के कारण। दोस्तों यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अपने पथ से विचलित हो जाती हैं, तो इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मानव में फुफ्फुस किस तंत्र का भाग है? मानव में जो फुफ्फुस है, फेफड़ा है, किस तंत्र का भाग है? पोषण का, उत्सर्जन का, श्वसन का या फिर परिसंचरण का। दोस्तों इस प्रकार से कोई भी प्रश्न पूछ सकता है, जैसे छोटी आंत, बड़ी आंत आम में से किस तंत्र के भाग है, या फिर जो वृक्क है वो किस तंत्र के भाग है। श्वसन में फेफड़े पूछ लिए, परिसंचरण में हार्ट पूछ लिया, ऐसे कोई भी पूछ सकता है, ठीक है ना। दोस्तों ये मानव फुफ्फुस का पूछा है तो किसका भाग है? किसका भाग है? श्वसन का भाग है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 96। टिहरी बांध बनाए गंगा नदी पर, नर्मदा नदी पर, सोन नदी पर, चंबल नदी पर। दोस्तों अभी हमने यमुना नदी के बारे में पढ़ा था, अरे यमुना नहीं सॉरी, किसके बारे में? नर्मदा नदी के बारे में, जिस पर क्या सा बांध बना हुआ था, ठीक है ना, सरदार सरोवर बांध। तो अब टिहरी बांध आ गया, तो टिहरी गंगा नदी पर बना है। किस पर बना है? गंगा नदी पर। तो ए ऑप्शन राइट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 97। निम्न में से कौन सा और संध्या का निर्माण करता है? निम्न में से कौन और संध्या का निर्माण करता है? संध्या का नहीं दोस्तों, यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ संध्या नहीं है, यहाँ खाद्य श्रृंखला है दोस्तों। क्या आएगी? खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है। दोस्तों याद रखना इस प्रश्न के अंदर निम्न में से कौन है जो खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? घास, गेहूं, आम, ये तो किसको नहीं खाते। घास, घास को कौन खाती है? बकरी, बकरी को कौन खाता है? मनुष्य। हाँ दोस्तों ये राइट हो जाता है। बकरी, बकरी गाय को खाती है, ये बिल्कुल नहीं है। घास, मछली, बकरी, ये भी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा हो जाता है बी ऑप्शन राइट। कौन सा हो जाता है? बी ऑप्शन राइट। तो दोस्तों प्रश्न में ध्यान रखना है कि निम्न में से कौन है जो खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है, ये प्रश्न है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो प्रश्न नंबर 98। शरीर की प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहते हैं? शरीर की मास्टर ग्रंथि, शरीर की प्रधान नियंत्रण ग्रंथि, ये सभी कोई भी प्रश्न आ सकता है। तो दोस्तों थायरोक्सिन ग्रंथि है, एड्रेनलिन ग्रंथि है, जनन ग्रंथि है या फिर पीयूष ग्रंथि है। दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन राइट हो जाता है डी। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि या प्रधान ग्रंथि बोलते हैं, या सभी ग्रंथियों के ऊपर मास्टर ग्रंथि, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ या प्रिंसिपल ग्रंथि, कोई भी पूछ ले कुछ भी, तो ठीक है दोस्तों डी ऑप्शन राइट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 99। मेंडल ने अपने प्रयोग किस पर किए? मेंडल ने अपने प्रयोग किस पर किए? मीठा मटर पर किया, जंगली मटर पर किए, उद्यान मटर पर किए या उपरोक्त सभी? दोस्तों उपरोक्त सभी तो नहीं है, उसने एक ही मटर उद्यान मटर पर किया। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाता है। 99 का सी ऑप्शन राइट। दोस्तों आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है। आज हम इस वीडियो के अंदर 100 प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट फिर से 100 प्रश्न लेके आएंगे। तो आज का अंतिम प्रश्न है, निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। सीएनजी का उपयोग नहीं किया जाता है, या फिर एलपीजी का उपयोग नहीं किया जाता है, बायोगैस का उपयोग नहीं किया जाता है, या फिर कोयला का उपयोग नहीं किया जाता है। दोस्तों खाना बनाने के लिए हम कोयला का भी करते हैं, बायोगैस का भी उपयोग हम करते हैं, एलपीजी का ही करते हैं, लेकिन सीएनजी का नहीं करते। सीएनजी का उपयोग कहाँ किया जाता है? गाड़ियों के अंदर किया जाता है, ठीक है ना दोस्तों। तो ए ऑप्शन राइट हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर आज हमने पूरे 100 क्वेश्चन डिस्कस किए। तो दोस्तों आपसे छोटा सा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप वीडियो को शेयर करते हो, ठीक है दोस्तों, हमें लगता है कि वीडियो बच्चे देखते हैं तो हम और ज़्यादा वीडियो बनाएंगे, अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हमारे साथ बने रहिए, हम आपके साथ एक 750 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले संपूर्ण, ठीक है ना दोस्तों। तो जय हिंद जय भारत।